लगातार भीषण युद्ध जारी है। आज सुबह तड़के ईरान की तरफ से इसराइल के कई शहरों पर, खासकर तेल अवीव पर बहुत सारे मिसाइल दागी गई। 100 से ज्यादा मिसाइलों के दागे जाने की सूचना है। इसराइल को काफी नुकसान हुआ है। वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने स्वीकार किया है। इसराइल की तरफ से भी लगातार वहां पर ईरान में बमबारी की जा रही है, राजधानी तेहरान में, और दोनों ही तरफ से अभी और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की 2 दिनों की यात्रा के बाद आज कनाडा जाएंगे और उनके इस विदेश यात्रा को लेकर कनाडा में क्या चर्चाएं हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने जनगणना होगी और 16 साल के बाद जनगणना हो रही है। इस जनगणना में पहली बार यह होगा कि जाति को भी शामिल किया गया है। जातिगत जनगणना की भी बात की जा रही है। जातिगत जनगणना, आपको पता होगा कि जब पहलगाम में हमला हुआ था उसके कुछ दिन बाद एक इमरजेंसी बैठक की गई थी कैबिनेट की, और उस कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया था सरकार ने कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। यानी जब जनगणना होगी तो उसमें जाति को भी शामिल किया जाएगा, और आज उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसको लेकर विपक्ष लगातार मांग करता रहा है। राहुल गांधी ने कई बार इसकी चर्चा की थी, यहां तक कि विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल कर रखा था। राहुल गांधी जहां भी जा रहे थे वहां जातिगत जनगणना की खबरें, जातिगत जनगणना की वो बात कर रहे थे कि हमारी सरकार आने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं, खासकर तेलंगाना में, वहां जातिगत जनगणना सर्वे कराया गया है। जनगणना का काम तो केंद्र सरकार करती है। तो अब अभी बड़ी महत्वपूर्ण खबर यही है जो कि जातिगत जनगणना के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। और क्या उसमें कुछ डिटेल है अमलेंदु जी? अभी तो अधिसूचना जारी की गई है, बाकी अब उसका फॉर्मेट क्या होगा वो सारी चीजें इस अधिसूचना में बताई जाएंगी। और ये इसको एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है कि विपक्ष के दबाव में सरकार ने लिया था। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सारे सवाल जरूर उठे थे। हाँ बिल्कुल समीर जी, एक तो ये राहुल गांधी की बड़ी जीत ये मानी जा रही है कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मसला बहुत जोर शोर से उठाया। सदन में सरकार को चुनौती दी कि आप नहीं कराएंगे तो हम इसको करा के दिखाएंगे, और इसी सदन से कराकर दिखाएंगे। और उसके बाद फिर सरकार मजबूर हुई, मोदी सरकार मजबूर हुई जातिगत जनगणना की हामी भरने के लिए, और जनगणना का अब जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना के अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक की, और उसके बाद ही लगने लगा था कि अब जल्दी ही कुछ ना कुछ सूचना आने वाली है। और आज ये सूचना आ गई कि नोटिफिकेशन जनगणना का जारी हो चुका है, और मार्च 27 से बताया जा रहा है कि जनगणना होगी। अब देखना होगा नोटिफिकेशन अभी सामने आ जाए कि उसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई हैं, तब मालूम पड़ पाएगा। लेकिन जातिगत जनगणना उसमें जोड़ा जाएगा, ये भी साफ तौर पे जाहिर है, चूंकि सरकार इसकी घोषणा कर चुकी है और उससे अब पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है जी। अब लेकिन जो बहस होगी वो इस पे होगी, जातिगत जनगणना में सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे। इस पे अब बहस आगे बढ़ सकती है जी। सुखदेव भगत हैं, कांग्रेस के सांसद है समीर जी, और उन्होंने ये आने से पहले ही, जो नोटिफिकेशन आने से पहले ही, और उन्होंने कहा था कि जो राहुल गांधी हैं वो एक दूरदर्शी नेता हैं, और वो एक तरीके से उन्होंने मजबूर कर दिया सरकार को जनगणना और जातिगत जनगणना कराने पर। जी, हम सुन भी सकते हैं, बिल्कुल सुन भी सकते हैं। तो 2 चरणों में 2 मार्च 2027 से ये जनगणना शुरू होगी। कैसे होगी, और इसमें जो जाति को पहली बार जोड़ा गया है, यानी जाति की भी काउंटिंग होगी इस जनगणना में, उसके बारे में क्या उसका फॉर्मेट तैयार किया गया है, वो सारी चीजें अब जो जनगणना का ये पूरा फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन है ये मिलेगा तो इसमें पता चलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है और 2027 से ये जनगणना शुरू होगी। पहली बार जाति की इसमें काउंटिंग होगी, और विपक्ष खास तौर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इसका बड़ा श्रेय दिया जा रहा है कि उनके दबाव में आकर सरकार ने यह फैसला लिया। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार ने जिस टाइम पर फैसला लिया उस समय पहलगाम की घटना को लेकर सरकार घिरी हुई थी, आतंकवादियों पर कार्रवाई को लेकर, और अचानक कैबिनेट की बैठक में जब बैठक हुई तो उसमें फैसला जातिगत जनगणना का लिया गया। हालांकि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर सीज फायर भी अचानक सरकार को करना पड़ा, जिस पर सरकार अभी भी घिरी हुई है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है, महत्वपूर्ण खबर, कि जातिगत जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जाति को भी इस बार जनगणना में शामिल किया गया है। मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी और 2 चरणों में यह जनगणना कराई जाएगी। इस पर विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। आ गया गजट आ गया है समीर जी सामने। यह है गजट में जो कहा गया है
कि केंद्र सरकार जनगणना अधिनियम 1948 का 37 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र साधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 तारीख 28 मार्च 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय, भारत के महान रजिस्ट्रार का कार्यालय की अधिसूचना संख्यांक कार्यालय आज इतना तारीख 26 मार्च के में उन बातों की सिवाय जिन्हें ऐसे पहले किया था करने का लोप किया गया है, घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख राज्य क्षेत्र लद्दाख के और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय मार्च 2027 के पहले दिन 12 बजे यानी 1 मार्च से शुरू होगी और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख 26 अक्टूबर 2026 के पहले दिन से शुरू होगी। यानी 1 अक्टूबर 2026 के पहले दिन से जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके लिए शुरू होगी। ये अभी तक इसका आया है। यानी दो चरणों में होगी जनगणना। जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अक्टूबर 2026 से वहां पर शुरू हो जाएगी और 1 मार्च 2027 से शुरू होगी पूरे देश के लिए। तो जनगणना को लेकर एक बड़ा फैसला आया है कि जातिगत जनगणना भी इस बार की जनगणना में होगी। कोविड की वजह से ये टल गया था, वरना जनगणना पहले होनी चाहिए थी। तो इसको लेकर अब ये जीत बताई जा रही है विपक्ष की, इसकी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का जो फैसला लिया है। सुन लेते हैं कांग्रेस के नेता सुखदेव भगत क्या कह रहे हैं और इस पर किस तरीके से विपक्ष की लगातार हो रही मांग के सामने सरकार कैसे झुकी है, इस दबाव में कैसे आई है, क्यों आई है, उसकी बात भी वो कर रहे हैं। को दिया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये खबर है कि अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जनगणना का। उसमें जाति भी पहली बार शामिल की जा रही है, जिसका फैसला पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लिया है और 2 चरणों में ये जनगणना कराई जाएगी। पहले में पहाड़ी क्षेत्रों में अक्टूबर 2026 में और दूसरे चरण में ये मार्च 2027 से शेष भारत में देश के और हिस्सों में, इलाकों में ये जनगणना होगी और पहली बार इसमें जाति को जोड़ा गया है। तो इसको लेकर अब एक स्पष्ट हो गया है क्या। हालांकि अभी बहुत सारे सवाल हैं कि कैसे जातियों को गिना जाएगा, कई चीजें उसमें बहस लगातार चल भी रही है और क्या होगा उसका एक प्रोफार्मा सरकार जारी करेगी, उसमें देखने वाली बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जनगणना में जाति को भी पहली बार शामिल किया गया है। और अब रुक करते हैं जो बड़ी खबर है, ईरान और इस्राइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर दोनों ही तरफ से लड़ाई रुकने के कोई आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आज सुबह भी ईरान ने जबरदस्त तरीके से गोलीबारी की इस्राइल के तमाम शहरों पर। वहां आसमान में एक आतिशबाजी जैसा नज़ारा रहा, बहुत सारे विजुअल्स इस तरह के आ रहे हैं। कई शहरों को भारी नुकसान हुआ है। इस्राइल की तरफ से भी ईरान पर हमले किए गए हैं और चेतावनी भी दोनों देश एक दूसरे को लगातार दे रहे हैं कि अभी और भयानक हमले होंगे। तबाही का नज़ारा दोनों जगहों पे दिख रहा है। इस्राइल के तमाम शहर में बहुत सारी इमारतें हैं, खंडहर में बदल गई हैं और वहाँ पर एक जो भयावहता है युद्ध की, किस तरीके से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से, वो वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दोनों ही देशों में तमाम लोगों की जान भी गई है। इस्राइल के ताज़ा हमले में कई और कमांडर भी ईरान के मारे गए हैं। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के भी एक बड़े कमांडर की जान गई है और इसको स्वीकार किया है ईरान ने। इस्राइल में भी कई लोगों की जान जाने की आशंका है। हालांकि दोनों तरफ से स्पष्ट रूप से जो कैजुअलिटीज़ हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने घायल हैं, वो संख्या अभी नहीं आ रही है। लेकिन बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है और अभी हमले ये लगातार जारी होंगे। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेशकश की है दोनों देशों के सामने कि चाहे तो उसी तरीके से युद्ध को रुकवा सकता हूं जैसे हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया। यानी 14वीं बार शायद उन्होंने एक बार फिर सीज फायर का जिक्र किया है अमलेदु जी। हाँ, 14वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का जिक्र किया और कहा है कि ईरान और इजराइल भी उसी तरीके से डील करेंगे जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया था। लेकिन इस बीच समीर जी खबर जो बड़ी है वो ये है कि ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में आपके लिए और कठिनाई भरे होंगे। इजरायली नागरिकों से कहा है और आप तुरंत इजराइल खाली कर दें वरना आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ईरान के सशस्त्र बलों के जो प्रवक्ता हैं
उन्होंने जो है कहा है कि ईरानी हमले जो है पूरे इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों को निशाना बनाएंगे, और उनका नाम है कर्नल सैयद रजा सैयद, और उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरानी हमलों की एक नई लहर शुरू हो गई है। ये उन्होंने कहा। उन्होंने इजरायलियों को याद दिलाया कि सशस्त्र बलों ने पिछले दिनों में इजराइल में संवेदनशील स्थलों को बार बार निशाना बनाया है, और उनके पास ऐसे लक्ष्यों का एक विस्तृत समूह है जिसमें सैन्य और सुरक्षा स्थल, निर्णय लेने वाले केंद्र और इजरायली कमांडरों, सैन्य वैज्ञानिकों के आवास शामिल हैं। जी, यानी कि ईरान ने घोषणा कर दी है कि जो इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं और उनके कमांडर हैं वो सब अब ईरान के निशाने पर हैं, चूंकि इजराइल ने भी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया था, तो उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने चेतावनी दी है कर्नल सैयद ने कि हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि आपराधिक शासन को आपको मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल ना करने दें। ये वहाँ इजरायली नागरिकों से कहा है, और कहा कि भूमिगत शरण लेने से इजरायलियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। यानी अगर आप बंकर में घुस जाएंगे तब भी आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो आप इजराइल खाली कर दें। और उन्होंने कहा कि चेतावनियों पर ध्यान न देने से इजरायलियों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। जी, तो ये चेतावनी वहां से दोनों ही तरफ से दी जा रही है, और ईरान ने चेतावनी बहुत तल्ख शब्दों में दी है और सीधे कहा है कि पूरा का पूरा इस्राइल इन्हें खाली करना पड़ेगा जो उन्होंने वहां पर कब्जा बना रखा है। और इधर इस्राइल की तरफ से भी और धमकियां दी जा रही हैं। जो वहाँ के बड़े धार्मिक नेता हैं आयतुल्लाह खमेनेई, उनको भी निशाना बनाने की बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि अमेरिका के कहने पर, वीटो करने पर खमेनेई को निशाना नहीं बनाया गया। और इसराइल की तरफ से, हालांकि इसराइल की तरफ से जो टारगेट किया गया उसमें कई कमांडर ईरान के मारे गए हैं, बहुत सारे कई परमाणु वैज्ञानिकों के, 14 परमाणु वैज्ञानिकों के भी मारे जाने की खबर है, और इसी तरह के परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तेहरान ने भी, यानी ईरान की ओर से भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। आज सुबह सोमवार को भी तड़के वहां पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई, और अब लेदू जी जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं इसराइल के शहरों में, वो बड़ी भयावह स्थिति बयां करती दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से वहां के आसमान पूरा धुंध और वहां आतिशबाजी जैसा नजारा है। ईरान के जो मिसाइलें वहां पर गिर रही हैं। समीर जी, सिर्फ ईरान की मतलब आतिशबाजी का ही नहीं है, मलबे के ढेर में जो है बदलता जा रहा है इजराइल धीरे धीरे। इजरायली पुलिस जो है समीर जी, उसने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, बताया कि कई जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं और उस मलबे को साफ करने में काफी समय लगेगा। अभी तक इस तरीके के दृश्य जो समीर जी आते थे वो गाजा पट्टी से आते थे जब इजराइल हमले करता था, और अब जो इस तरीके के दृश्य आ रहे हैं वो इजराइल से आ रहे हैं जगह जगह से। हम इजरायली पुलिस का वो ट्वीट दिखा भी सकते हैं, जो इजरायली पुलिस ने ट्वीट किया कि किस तरीके से मलबे के ढेर जो है वो जगह जगह लगे हुए हैं समीर जी। जी, तो इजरायली पुलिस का ट्वीट, उन्होंने खुद कहा है कि यहाँ पर किस तरह से जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं, और ये बता रही है कि रिपोर्ट्स रिसीव्ड प्रोजेक्टाइल डिब्रिस फिलिंग इन मल्टीपल एरियाज, यानी बहुत सारी जगहों पर ये सब वहाँ पर मलबे के ढेर लगे हुए हैं। इजरायली पुलिस का ये ट्वीट है, और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, और कि कई जगहों पर गिरते हुए मलबे की खबरें मिली हैं। पुलिस और बम निष्क्रिय करने वाली टीमें मौके पर काम कर रही हैं। इजरायली पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे प्रभावित क्षेत्रों के पास न जाएं, ताकि जानमाल का नुकसान न हो और आपातकालीन टीमें सुरक्षित काम कर सकें। नागरिकों को अधिकारियों का सहयोग जारी रखने और होम फ्रंट कमांड के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। वहां पर अब की जो आम नागरिक है वो इसका शिकार ना होने पाए, वो अपने घरों के बाहर न जाए, और सुरक्षित बंकरों में, चूंकि इसराइल में जगह जगह बंकर बने हुए हैं, वहां लोगों को, आम नागरिकों को सुरक्षित बंकरों में जाकर रहने की सलाह दी गई है। ये समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ से किस तरह से एक युद्ध, खतरनाक युद्ध लड़ा जा रहा है, और लगातार ईरान बरसा रहा है मिसाइलें इसराइल के आसमान पर, और बहुत सारे टारगेट्स, हालांकि इसराइल की ओर से दावा किया गया है कि कई टारगेट जो है उनको निष्क्रिय किया गया है, लेकिन मलबे के ढेर और जो इमारतें दिखाई पड़ रही हैं दोस्त, उनसे ये साफ पता चल रहा है कि किस तरह से नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। और इसराइल के हमलों में तेहरान को भी, यानी ईरान को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस बीच समीर जी, अब धमकी जो है वो इजराइल की तरफ से भी आ गई है, और इजराइल के रक्षा मंत्री जो हैं कैट्स, उन्होंने धमकी दी है कि ईरानी मिसाइल हमलों के कारण तेहरान के निवासियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, जिससे इजरायली आवासीय क्षेत्रों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। और बताया कि शुक्रवार से कम 21 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, ये उनका कहना है। और उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि तेहरान का विमान, ये जो मृतक संख्या है इजराइल के लिए इजराइल की बता रहे हैं, और वो उनका कहना है कि तेहरान का विमानी
ईरानी तानाशाह एक डरा हुआ हत्यारा बन गया है जो इजराइल के नागरिक घरेलू मोर्चे पर गोलाबारी करता है ताकि IDF को ऐसे हमले करने से रोका जा सके और उसकी क्षमताओं को नष्ट करना है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा है। जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनेई, उनका जल्द लेते हुए, और उन्होंने कहा कि तेहरान के निवासी इसकी कीमत चुकाएंगे और जल्द ही। और उन्होंने ये कसम खाई कि इन्होंने काट ने कि तेहरान के निवासी इसकी कीमत चुकाएंगे। ये अब ईरान के नागरिकों को धमकी दे रहा है इजराइल। और ये समीर जी इस तरीके से जो है ये अभी तक जो था हमले करता था वो गाजा में, उसी तरीके के हमले ईरान ने जो करने की कोशिश की उसको जवाब साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो आज जो सुबह निशाना बनाया ईरान ने इसराइल के शहरों में, उसमें शहर है तेल अवीव, बड़ा शहर है, और उसको निशाना बनाया गया है जिसमें बहुत 100 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा जो हाइफा शहर को निशाना बनाया गया, वहाँ एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ है, और उस एयरपोर्ट के नुकसान का संबंध भारत के उद्योगपति गौतम अडानी से भी है। उनको भी, हालांकि उनके जो कंपनी की ओर से कहा गया है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि वहाँ पर इस तरह से मिसाइलों का हमला हुआ है, अटैक हुआ है, और जो तस्वीरें आ रही है तो उसमें नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्ट जो आ रही है वो भी ये बता रही है। हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट आ रही है और इजराइल खुद स्वीकार कर रहा है कि हाइफा बंदरगाह पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस बीच खबर यह है समीर जी कि नेतन्याहू का हवाई जहाज समेत इजराइल के जितने भी हवाई जहाज हैं उन सबको धीरे धीरे जो है मित्र देशों के यहाँ भेजा जा रहा है। वहाँ से हवाई पट्टियाँ खाली की जा रही हैं। बेन गुरियन जो एयरपोर्ट है वो बंद है पूरा, और हवाई जहाज वहाँ से हटाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नेतन्याहू का जो हैंगर है वो भी वहाँ से हटाया जा रहा है। ये खबर आई है जी। तो ये खबर यानी इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि कैसे दोनों देशों के बीच लड़ाई भयानक स्तर पर पहुंच गई है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोनों देशों को मध्यस्थता करने की उन्होंने पेशकश की है। हालांकि अभी तक जो अमेरिका का रुख है वो सीधे तौर पर इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब अचानक वो दोनों देशों से शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन और ये भी क्या बता रहे हैं कि वैसे ही शांति, ये सीज फायर यानी युद्ध विराम आप दोनों करिए, हम कराने को तैयार हैं, जैसे हमने भारत और पाकिस्तान के बीच कराया। भारत तो अभी तक नहीं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उन्होंने कराया है या नहीं कराया, हालांकि दोनों चीज़ें हैं, ना तो मना कर रहा है और ना ही उसको स्वीकार कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान और इजराइल को पेशकश कर रहे हैं कि हम करा सकते हैं आपके बीच सीज फायर। हाँ समीर जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप बार कह रहे हैं, और हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा जा रहे हैं, वहाँ जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर शायद घोषणा करें कि अमेरिका ने कराया है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया है। अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप का टीवी मुंह से नहीं निकला है, अब जब वो कनाडा में होंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन ट्रंप जो है वो बार बार भारत का हवाला देकर ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाने की कोशिश की बात कर रहे हैं। इधर समीर जी ये है कि ईरान की तरफ से खबर आई है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भरोसा दिया है कि अगर इजराइल परमाणु हमला करेगा ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। अब ये कितना सच है कितना गलत है इसमें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान करके एक ट्विटर हैंडल है, उससे घोषणा की गई है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है। अब कहा है नहीं कहा है इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात है समीर जी वो ये है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकियन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल को अधिक कुचलने वाला और दर्दनाक जवाब देंगे, और हमारे हमले अभी ये रुकने नहीं है, ये जारी रहेंगे। चूंकि लड़ाई की शुरुआत जो है वो इजराइल ने की है, उसने हमारे नागरिकों पर हमले किए हैं और उसने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अब खबर यह समीर जी कि इतवार से लेकर अभी तक नहीं 13 जून से अब तक जो है 228 ईरानी नागरिकों की जान जा चुकी है इजराइल के हमलों में, और इजराइल लगातार वहां नागरिक क्षेत्रों पर हमले कर रहा है। लेकिन जवाब जो है यहाँ से दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, और ईरान इजराइल की मदद कर रहे हैं जॉर्डन और सीरिया। तो ये उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि सीरिया में अब तख्ता पलट हो चुका है, बशर असद जो है उनकी सत्ता वहां से जा चुकी है, तो वहां जो नया निजाम आया है वो मदद कर रहा है इजराइल की। लेकिन जो कहा है उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने समीर जी कल जो है वो इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी के साथ फोन पर बातचीत की, और फोन पे बातचीत में उन्होंने चेतावनी थी वो जारी की इजराइल के लिए, और उन्होंने अल सुदानी की जो थी वो सराहना की कि इराक ने जो है वो उनके साथ एकजुटता जताई है। समीर जी बरसों तक ईरान और इराक जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, और 1988 में जाकर ये मामला था वो शांत हुआ था, दोनों देशों के बीच युद्ध रुका। तो यानी एक दूसरे पर इस तरह की तबाही का क्या होता है वो दोनों देश झेले हुए हैं, और उसके बाद भी अमेरिका ने वहाँ किया सद्दाम हुसैन को जिस तरीके से इराक में फांसी दी गई, उसके बाद फिर वहाँ कुर्दों और शिया और सुन्नियों के बीच जो सब संघर्ष हुए, उसके बाद
बाद जिस तरीके वहाँ हालात है उसमें समझा जा सकता है कि वो युद्ध के मारे हुए दोनों देश पहले से हैं। तो यहाँ ईरान और इराक जो है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। समीर जी, ये मामला बड़ा बन सकता है कि चूंकि अब अरब देश जो हैं वो ईरान के साथ एकजुट हुए नजर आ रहे हैं और उनको लगने लगा है कि इजराइल जो है वो ईरानी जो अरबी अस्मिता है उसके ऊपर हमला कर रहा है। ये एक तरीके से आया और उन्होंने कहा है साफ तौर पर पेजेशकिन ने कि ईरान के खिलाफ इजरायली आक्रमण एक मित्रवत और भाईचारे वाले देश के हवाई क्षेत्र और क्षेत्र का उपयोग करना शासन की आपराधिक और आक्रामक प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रकटीकरण है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों की अवहेलना भी है। और पेजेशकिन ने कहा कि हालांकि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की लेकिन उसने दृढ़ता के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आक्रामकता जारी रही तो इजराइल को और अधिक दर्दनाक और कुचलने वाला जवाब मिलेगा। और उन्होंने मुस्लिम देशों से आह्वान किया कि वे इजराइल की अराजकता और खुलेआम आक्रामकता के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े हों। पेजेशकिन ने जोर देकर कहा कि हर देश जो वास्तव में शांति, सुरक्षा और स्थिरता चाहता है उसे जायोनी शासन की आक्रामकता का सामना करना चाहिए, ये उन्होंने कहा। जी बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण है इस पूरे घटनाक्रम में कि किस तरीके से अरब लीग के जो देश हैं वो खुले तौर पर ईरान के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं और इधर इसराइल के साथ खड़ा अमेरिका भी अब दोनों देशों के बीच तेहरान को धमकी देने की बजाय, इसराइल के साथ खड़ा होने की बजाय अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेशकश कर रहे हैं सीज फायर की कि दोनों देश युद्ध को रोक दें। इसका मतलब ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है हमलेदू जी कि किस तरीके से इसराइल काफ़ी अब वो बैकफुट पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा समर्थक, हालांकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी ये बयान आया है कि इसराइल के प्रधानमंत्री से बात की है, वहाँ की जो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख है उर्सुला, उन्होंने बात की है और कहा है कि किसी तरीके से युद्ध को शांत कराया जाए, यानी ये जो तेहरान, ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई जारी है इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये पूरे उस क्षेत्र को, पश्चिम एशिया के क्षेत्र को अपने आगोश में लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये युद्ध। और इसराइल के लिए अब समस्या ये बढ़ती जा रही है कि अमेरिका भी उस तरीके से साथ देता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब उसने हमला किया शुक्रवार को तड़के ईरान पर, उसके बाद ही अमेरिका से ये बयान आया कि इस हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पक्ष में बयान देते रहे, लेकिन अब वो भी ये कह रहे हैं कि हम सीज फायर के लिए दोनों देशों के बीच हम मध्यस्थता करा सकते हैं। तो ये और इधर अरब लीग के देश जिस तरह से ईरान के साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं और ईरान के हमले लगातार जारी है इसराइल के शहरों पर, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये लड़ाई जो है अभी लंबी खींचने वाली है और इसराइल को कहीं न कहीं जिस तरह से उम्मीद रही होगी पूरी दुनिया से, वो उम्मीदें उसकी अब ध्वस्त होती दिख रही हैं। बिल्कुल समीर जी, ये उम्मीदें उसकी ध्वस्त होती दिखाई पड़ रही है। सबसे ज़्यादा उम्मीद तो उसे अमेरिका से थी कि अमेरिका जो है उसके पक्ष में आएगा। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि अगर हम मजबूर हुए तो हम इसमें युद्ध में कूद सकते हैं, कि हमारा युद्ध से कोई लेना नहीं है। और उन्होंने यही कहा है कि हम इसको रुकवाएंगे और इनको जो है डील करनी पड़ेगी, ये एक तरीके से उनका कहना है ट्रंप का। लेकिन समीर जी, ट्रंप के कहने से काम चलने वाला नहीं है, चूंकि ट्रंप जो है दुनिया के सबसे झूठे राष्ट्रपतियों में अव्वल नंबर पे आ गए हैं, ये समझा जा सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है उनके बारे में ये नहीं कहा जाता है जी, हमारे यहाँ किसी और के लिए कहा जाता है, लेकिन जो राष्ट्रपतियों की बात है तो वो ट्रंप जो है वो सबसे झूठे राष्ट्रपतियों में अव्वल नंबर पे आ गए हैं। तो अब ये भारत के संबंध में झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है, ये तो भारत सरकार बताएगी कि झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है। लेकिन जो उनके बारे में कहा जाता है वो यही आता है, चूंकि इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। इधर समीर जी, एक बड़ी खबर ये है कि ईरान में कई भारतीय नागरिक जो फंसे हुए, खासतौर से छात्र फंसे हुए, और वहाँ जो भारत का दूतावास है उसने एक सीधी सी एक जो थी वो अपील जारी कर दी थी, अपने नंबर जारी कर दिए थे, हेल्पलाइन नंबर, कि इन हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क करें और अपने घरों से ना निकलें, ये उसने जारी कर दिया था जी। लेकिन इसको लेकर पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कल गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और उसमें भारत सरकार पर काफी ज्यादा गंभीर सवाल उठाए थे। और पवन खेड़ा ने कहा था कि ईरान में भारतीय छात्र मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार काफी हद तक उदासीन बनी हुई है, जबकि आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं, उड़ानें निलंबित होने, तेहरान के ऊपर हवाई क्षेत्र बंद होने और इंटरनेट एक्सेस बाधित होने के कारण 15 से अधिक भारतीय छात्र अनिश्चितता की स्थिति में हैं। निकासी या सुरक्षित क्षेत्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं। अब खबर ये आ रही समीर जी कि कल रात ये पवन खेड़ा की तरफ से ये हमला करने के बाद आज सुबह ये कहा गया है कि नई दिल्ली में जो है मतलब आया है कि भारत के राजनयिक जो हैं
कुछ भारतीय छात्रों को ईरान में खतरे से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। और विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। इसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सुविधा से ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। ये कहा गया, कितना किया जा रहा नहीं किया जा रहा हमें नहीं मालूम है, ये वहां से आया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात समझिए ये है कि जब भारत के छात्र कई जगह फंसे हुए, जॉर्जिया से भी खबर आ रही है कि 65 शोध छात्रों का एक दल जो है वहां फंसा हुआ है और वो नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए खबरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री हमारे जो है वो साइप्रस चले गए, उसके बाद अब कनाडा जा रहे हैं, फिर क्रोएशिया जाएंगे। प्रधानमंत्री हमारे सारी चिंताओं से निश्चिंत हैं। भारतीय कहीं भी जाए, प्रधानमंत्री को हमारे कोई असर नहीं पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री चिंता मुक्त रहते हैं। जी, चिंता मुक्त रहते हैं, लेकिन चिंता मुक्त स्थिति नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और इजराइल में भी और ईरान में भी वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय हैं, भारतीय छात्र फंसे हैं। हालांकि से उनको बाहर लाने की, ले आने की, या फिर जो छात्र संपर्क नहीं कर रहे हैं उनको क्या किया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ एक दुविधा सी बनी हुई है। क्योंकि कई सारे छात्र वहाँ जो फंसे हुए हैं वो गुहार लगा रहे हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया, फिर सरकार की तरफ से बयान आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जब विपक्ष कोई बात कहे, उनकी समस्या उठाए, उसके बाद सरकार का बयान आने से पहले सरकार को ही इसमें पहले एक्शन लेना चाहिए और हेल्पलाइन वगैरह जारी करनी चाहिए। हालांकि वहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है लोगों को और कहा गया है कि दूतावास के संपर्क में रहें, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारे छात्र या बहुत सारे लोग, चूंकि युद्ध की स्थिति है और लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, तो इन स्थितियों में निश्चित तौर पर एक वहां पर अफरा तफरी जैसा माहौल होगा। खासतौर पर जो नए नए छात्र गए होंगे उन देशों में रहने के लिए, तो उनके साथ एक संपर्क होना चाहिए, जो नहीं है, आरोप लगाया पवन खेड़ा ने। और अब सरकार उसमें हरकत में आती दिख रही है। हालांकि वहां से वापस बुलाने का तो कोई रास्ता अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सारे हवाई रास्ते जो है वो बंद है, युद्ध वहां पर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि दूतावास के संपर्क में रहें और सुरक्षित तरीके से वहां पर रहें। हाँ बिल्कुल, दूतावास के संपर्क में, लेकिन समीर जी ये कि दूतावास के संपर्क में रहें कैसे? जी हाँ, दूतावास तक पहुंचे कैसे? इस तरीके जब हालात है तो दूतावास में कैसे पहुंच सकते हैं, ये जो है वो एक तरीके से सवाल उठ रहे हैं। अब ठीक है, जारी कर दिया है मंत्रालय, उसने विदेश मंत्रालय ने कि वहाँ संपर्क करें, ये ठीक है, संपर्क में रहें, लेकिन ये करें कैसे, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये अब खबर आ रही है समीर जी कि तेहरान ने, मतलब ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को आज सुबह तबाह कर दिया है। मतलब सीधे उसने लक्ष्य करके जो मिसाइल फेंकी हैं वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को लक्ष्य करके उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और उसके बाद इजराइल काफ़ी घबराया वो लग रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ पर और अब कहा भी है ईरान ने कि वो लगातार उसके परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा और इसके अलावा वहाँ के जो कमांडर हैं उनको भी टारगेट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसराइल ने पहले दिन के हमले से ही शुरुआत किया है और टारगेट किया है। कई परमाणु वैज्ञानिकों को, कई कमांडर्स को मार गिराया है और उसी तरीके से अब ईरान ने इसराइल को धमकी दी है। दोनों देशों के बीच जबरदस्त तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार हमले हो रहे हैं और भयानक तस्वीरें आ रही हैं दोनों ही देशों से। इसराइल के कई शहर जिस तरह से तबाह दिख रहे हैं उसका अंदेशा नहीं रहा होगा इसराइल को, या फिर रहा होगा ये तो वही बता सकता है। लेकिन जिस तरीके से शुक्रवार की सुबह हमला किया था ईरान के ऊपर, तो फिर वो और ये दावा करता रहा, जब उसके बाद प्रतिक्रिया में जवाबी कार्रवाई में ईरान ने वहाँ पर बहुत सारे अपनी मिसाइलें दागी। उसके बाद इसराइल ने ये दावा किया कि वो मिसाइलें टारगेट को हिट नहीं कर पाई हैं, ज़्यादातर को हमने नष्ट कर दिया। यानी अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, उसकी वो तारीफ करता दिखाई पड़ा, लेकिन बाद में खुद स्वीकार किया कि किस तरीके से शहर पूरा तबाह होते दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर, और बहुत सारी जो तबाही की तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो अंदेशा नहीं रहा होगा शायद इसराइल को कि इतना भयानक जो जवाबी कार्रवाई होगी ईरान की तरफ से वो होगी। हाँ बिल्कुल ये होगी। और समीर जी, जो ईरानी मिलिट्री का एक हैंडल है, उसने जो था रात में ट्वीट किया था कि आज की रात इजराइल जो है वो गहरी तबाही देखेगा। और खबर ये आ रही है समीर जी कि इजराइल ने रात में
सैकड़ों जो है वो मिसाइल रात भर दागे हैं और उसका निशाना जो वो सेंट्रल इजराइल और हाइफा एयरपोर्ट जो है वो थे जी। हाइफा एयरपोर्ट का हमारे ईरानी जी से राष्ट्रीय शेख जो है उनसे भी संबंध बताया जाता है, वहाँ उनका काफ़ी ज़्यादा निवेश हुआ है और इन हमलों में 8 इजरायली नागरिक जो हैं वो मारे गए हैं। ये जो है वो अभी तक आया है और इजराइल ने कहा है कि ईरान जो है वो इसका अब फल भुगतेगा, ये इजराइल ने चेतावनी दी। लेकिन फिलहाल तो इजराइल ने जो है वो इसको लेकर कह दिया है और जो हाइफा के मेयर हैं उन्होंने कहा बताया है कि ईरान के मिसाइल अटैक में 3 लोगों की जान गई है, ये उन्होंने कहा है। और जो यहाव चैनल है चैनल 22 न्यूज़ करके उसने भी बताया है कि वहाँ जो है बहुत कठिन परिस्थितियाँ इस समय हैं और पूरा हाइफा जो शहर है वो एकदम मलबे की तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये वहाँ के स्थानीय न्यूज़ चैनल की खबर है। जी बिल्कुल, तो वहाँ पर जो महत्वपूर्ण शहर है, बड़े शहर है, हाइफा है और तेल अवीव है, यरूशलेम है, उन सब जगहों पर ईरान की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। वहाँ पर ड्रोन मिसाइल के अटैक हो रहे हैं और तबाही की खबरें आ रही हैं, लोगों की जान जा रही है। वहाँ इसराइल की तरफ से खुद ही स्वीकार किया जा रहा है कि कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो अब ये कहाँ रुकेगा, इसको लेकर भी एक आशंकाएं जताई जा रही है। खबर ये भी है कि वहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है इजराइल का, उसका कहना है कि कल रात में 287 लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज किए गए हैं पूरे देश भर में, रात भर में जो ईरान ने हमले किए हैं बैलिस्टिक मिसाइल से। जी, तो ये अपडेट खबर है कि 287 लोगों को एक ही दिन में वहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है जो इस हमले में जिनकी जो घायल हुए हैं। तो लगातार दोनों देशों की ओर से भीषण हमले हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है और तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि ये हमले अभी कुछ नहीं है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक हमले होने अभी बाकी हैं। कहाँ तक ये हमले पहुँचेंगे ये देखने वाली बात है। पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी हुई हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच की ये लड़ाई कहाँ तक ले जाएगी। पूरी दुनिया इसकी चपेट में तो नहीं आने वाली है, कहीं एक तीसरे विश्व युद्ध का एक पृष्ठभूमि तो नहीं तैयार हो रही है, क्योंकि जिस तरह से अरब लीग के देश यहाँ सीधे तौर पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं ईरान के साथ, उसी तरीके से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज दिखाई पड़ रही हैं साथ इसराइल के साथ। हालांकि इस अमेरिका का रुख जो है वो थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो शांति की भी अपील कर रहा है, सीज फायर के लिए तैयार कर रहा है दोनों देशों को और कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम दोनों देशों के बीच उसी तरह से सीज फायर कराने को तैयार हैं जैसे हमने भारत और पाकिस्तान के बीच कराया। लेकिन दोनों देशों की कोई किसी की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही किसी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, किसी ने भी जो है वो गंभीरता से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को या तो लिया नहीं है या बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है। और मौनम स्वीकार लक्षणम जो कहावत है कि मौन जो है वो स्वीकार का लक्षण है, तो क्या इसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है। शशि थरूर ने जरूर कहा कि हमारे संबंध है और किसी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हुई शशि थरूर क्या है? सवाल तो है ये कि जवाब आना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जवाब आना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, वो अभी तक नहीं आया है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कल 14वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया और ईरान इजराइल के युद्ध में भारत व पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि मैंने जिस तरीके से उनकी डील करवाई व्यापार देके, इसी तरीके से ये भी जो है वो व्यापारिक डील करके समझौता करेंगे। जी बिल्कुल, तो ये एक बार उन्होंने पेशकश की है। हालांकि दोनों ही देशों की तरफ से, ईरान और इसराइल की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब कितना महत्व दिया है दोनों देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को, लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। और दुनिया भर में अलग अलग देश, अलग अलग संगठन, देशों के संगठन, वो कुछ इसराइल के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ईरान के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी SCO, उसने भी ईरान इसराइल की आलोचना की है, इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है और ईरान के पक्ष में वो खड़ा दिखाई पड़ रहा है कि ईरान को अपने बचाव में हमले करने पड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले इसराइल ने ही ईरान पर भयंकर हमले किए और उसके जवाब में ईरान को करना पड़ा। लेकिन
एससीओ की बैठक से, एससीओ के इस जो उसका प्रस्ताव है, इससे भारत ने अपने को अलग कर लिया है। जी अविनाश कुछ खबर लेकर आ रहे हैं। नहीं, जो इजराइल के एनएसए हैं, हाँ। हेनेंगवी, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हमने जो ईरान पर हमला किया, ईरान की जो ताकत है उसका अंदाजा नहीं लगा पाए। उनका कहना है कि शुरुआत में समझा था कि ईरान के पास में तकरीबन 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो खत्म हो जाएगी। हाँ, और उसमें से भी शुरुआती हमले में हमने अधिकतर मिसाइलें उनकी नष्ट कर दी थी। जी। अब वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, उससे ये संख्या 5000 से ज्यादा दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान पर जो हमला किया, और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ही हमला हुआ है, तो अमेरिका भी फेल हुआ है ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में, और ये इजराइल तो फेल हुआ ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि अब इसको अंदेशा नहीं रहा होगा इसराइल को कि इस तरीके से प्रतिक्रिया होगी ईरान की तरफ से। तेल अवीव में जो अमेरिकी दूतावास है उसको भी नुकसान हुआ है, उसको भी मिसाइल पड़ी है। और वहाँ के जो अमेरिकी राजदूत हैं तेल अवीव में, उन्होंने माइक हुबाबी, उन्होंने कहा है कि तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास की इमारत को नुकसान हुआ है क्योंकि संरचना के पास इजरायली मिसाइलों के हमले हुए। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी कर्मियों को कोई चोट नहीं आई है, और यरूशलेम और तेल अवीव में देश के दूतावास और 12 दूतावास बंद रहेंगे। जी, यानी ईरान के हमले में टारगेट अब अमेरिकी ठिकाने भी हो रहे हैं सीधे तौर पर। अमेरिकी ठिकाने भी हैं, और हाइफा एयरपोर्ट जो बंदरगाह है समीर जी, तो आप समझ सकते हैं कि हाइफा कितना महत्वपूर्ण उसके लिए बंदरगाह था। बेन गुरियन एयरपोर्ट भी उस पर निशाना बना चुका है ईरान। तो यानी इजराइल के जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं, अब कल रात जो उसने बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, वो सारी उसने इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लक्ष्य करके दागी है। इजराइल में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए समीर जी, जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं मोस्टली उनके ऊपर लगे हुए हैं, और मिसाइल्स के निशाने इतने सटीक थे कि उन्होंने जाके सीधा उन्हीं को अटैक किया है। वो बिल्डिंग्स पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, जो विजुअल्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल। जी हाँ, दूसरी बात ये है कि जो इजराइल के हमले को लेकर, तो शुरुआत से इजराइल बोल रहा था कि हमने उनके परमाणु प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, लेकिन अब जो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसकी तरफ से जानकारी आई है, उसमें यही बताया गया है कि जो ईरान के अधिकतर न्यूक्लियर संयंत्र हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, मतलब बिल्कुल भी नुकसान नहीं। हाँ, वो तो शुरू से ही उसका, अभी जब पहले दिन जब इससे ये हमला हुआ था उसके बाद ही आईएईए का बयान आया कि जो दावे किए जा रहे हैं कि टारगेट किया गया तो वो सुरक्षित है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है जो ईरान के परमाणु ठिकाने। हाँ बिल्कुल, कि उसके बाद भी लगातार जो इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी है, क्योंकि इजराइल के जो ईरान के जो भूमिगत जो परमाणु संयंत्र हैं, जो इजराइल है उसके पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, ऐसा कोई बम नहीं है जो उसको टारगेट कर सके। वो बम सिर्फ अमेरिका के पास में है या रूस के पास में, और किसी के पास में नहीं है। और इसीलिए नेतन्याहू लगातार अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप भी इस युद्ध में शामिल हो जाइए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति रही है वो उस हिसाब से उन्होंने एक तरीके से क्लियर मैसेज दे दिया है कि आप लोगों का युद्ध है, जिस तरीके से हमने भारत और पाकिस्तान में डील करवाई है वैसे आप लोग भी डील कर लीजिए। यानी ट्रंप अब इस युद्ध से निकलने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। उन धमकी जरूर दे रहे हैं वो ईरान को कि आप इजराइल से डील कर लीजिएगा, लेकिन ट्रंप को भी ये चीज समझ में आने लगी है कि ईरान की ताकत का जो अंदाजा अमेरिका ने लगाया था वो अंदाजा ही गलत था। और इसीलिए अब, क्योंकि अब ये माना जा रहा है युद्ध जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा नुकसान इजराइल का भी बढ़ता चला जाएगा। और और बिल्कुल, और इस बीच में जिस तरह से अरब लीग के देश एकजुटता दिखा रहे हैं ईरान के प्रति और खुले तौर पर वो साथ आ रहे हैं, चीन साथ में दिखाई पड़ रहा है, तो इसका भी अंदाजा इस तरीके से नहीं रहा होगा ना तो इसराइल को और न ही अमेरिका को। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अमेरिका को यह अंदाजा था कि ये युद्ध 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा और ईरान 2-3 दिन के अंदर ही घुटने टेक देगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान उठकर खड़ा हुआ है, पहले दिन आपके 20 टॉप कमांडर मारे जाना, और उसके बाद जिस तरीके से ईरान ने पलटवार शुरू किया है, नई लीडरशिप तुरंत उन्होंने तैयार की, और जो जिस तरीके से सटीक निशाने चल रहे हैं उसके बाद से ही इजराइल बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। इजराइल के सारे एयरपोर्ट बंद हैं, सब कुछ वहां थम गया है। जो उनकी जो नागरिक आबादी है जो पूरी की पूरी वो बंकरों में शिफ्ट कर दी गई है, और उसके बावजूद क्योंकि लोगों को बाहर तो आना ही पड़ता है, ऐसा तो नहीं कि हमेशा बंकर के अंदर रहेंगे। तो जो खौफ का अंदाजा तेल अवीव में दिखाई दे रहा है, बाकी सारे शहरों में दिखाई दे रहा है, उससे साफ लग गया है कि जो नेतन्याहू का जो डिसीजन था वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है। और यह भी कहा
जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से संसद भंग का प्रस्ताव आया है सदन में, उसके बाद से ही नेतन्याहू को अपनी कुर्सी की भी चिंता दिखाई दे रही है। गाजा का उनका ऑपरेशन फेल हो चुका है, उसके बाद लेबनान में भी जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की कोशिश की उसमें भी सफलता नहीं मिली है, और अब उन्होंने जिस तरीके से ईरान के खिलाफ वार छेड़ दी है, उससे जो नुकसान है वो इजराइल को ही सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। और इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ माहौल काफी समय से बन रहा है, और जो हमास से युद्ध चल रहा है उस दौरान भी वहां पर कई बार प्रदर्शन हुए। ईरान युद्ध के बाद अब फिर वहां पर जो आंतरिक संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ रही है वो और खतरनाक होने वाली है नेतन्याहू के लिए। और इधर अमेरिका में भी वहां लगातार जो ट्रंप सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ कई राज्यों में, लगभग सभी राज्यों में, 50 राज्यों में वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कल रविवार को वहां सभी शहर जो बड़े राज्य हैं सब जगह पर बड़े प्रदर्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो ये डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और इसराइल ये दोनों ही अपनी जो घरेलू राजनीति है उसमें भी फंसे हुए हैं। और इधर ईरान पर हमले के बाद इसराइल उस पर जो हमले कर रहा है उसमें उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी भीषण प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आएगी और दुनिया में तमाम देश किस तरह से एकजुटता दिखाएंगे ईरान के साथ। और अमेरिका इसीलिए उसकी कोशिश है कि किसी तरीके से ये युद्ध विराम हो जाए, वहां पर सीज फायर हो जाए। हाँ, बिल्कुल ये कोशिश असल में समीर जी है क्या कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ काफी ज्यादा जन आक्रोश भड़क उठा है जी। और वहां का एक मानवाधिकार संगठन है इजराइल का ही, और उसका नाम है बी सलेम, ये BTSELEM उसमें है। उसका ये कहना है कि इजराइल की चरमपंथी और बेकाबू सरकार ने ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के साथ साथ फिलिस्तीन में अपने अपराधों को तेज किया है। और उसका कहना यह है कि संगठन ने उसने आगाह किया कि जैसे जैसे वैश्विक मीडिया और राजनीति का ध्यान ईरान की ओर गया है, इजरायली सेना ने इस अवसर का फायदा उठाकर गजा में जानबूझकर भूखमरी, संचार और अवरोध और हमलों में वृद्धि की है। ये उसका कहना ये है कि ये जो गाजा में स्वास्थ्य संकट वगैरह हो रहा है इसके खिलाफ इजराइल में काफी ज्यादा विरोध जो था वो अब होने लगा नेतन्याहू के खिलाफ। तो नेतन्याहू ने एक नया मोर्चा खोल दिया ईरान के खिलाफ, ताकि अब लोग जो है वो ईरान के खिलाफ उसमें होना है और नेतन्याहू की कुर्सी बची रहे, क्योंकि नेतन्याहू को जेल जाना है। जी हाँ, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है, उनके 2 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और उनको भी जेल जाना है, उनकी भी गवाही हो चुकी है। जैसे ही ये वार की स्थिति वहां खत्म होगी तो नेतन्याहू जेल चले जाएंगे। तो जेल जाने से बचने के लिए सैकड़ों इजरायलियों की जान के ऊपर डाल दिया है उन्होंने, नेतन्याहू ने, और कई मोर्चे जो है दूसरे देशों के खिलाफ खोल दिए। तो अब नेतन्याहू खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और नेतन्याहू के खिलाफ जो है अब माहौल जो है वो इजराइल में जबरदस्त तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये माहौल का पिछले काफी समय से उनके खिलाफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर इधर हमास से लड़ाई में वहां पर जिस तरीके से इजराइल फंसा हुआ है, और इसके अलावा उस पर पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है मानवाधिकारों को लेकर, किस तरह से वो अमानवीय तरीके वहां पर जो फलस्तीनियों के खिलाफ अपनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो राहत सामग्री है वो नहीं पहुंच पा रही है। यूनाइटेड नेशंस कितनी बार आलोचना कर चुका है, वहां पर WHO बार बार ये चेतावनी दे रहा है कि हजारों लोग वहां भूखे मर रहे हैं, भूखमरी की स्थिति आ गई है। इन सब के बीच वहां पर जो आंतरिक संघर्ष बना हुआ है, और अब नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि उससे बचने के लिए ईरान के साथ एक नया मोर्चा खोल दिया है। यानी ईरान पर जो हमला किया है वो इसीलिए ताकि जो घरेलू समस्याओं में उलझे हुए हैं, घरेलू स्तर पर उनके खिलाफ जो एक विरोध की स्थिति बन रही है, विद्रोह की स्थिति बन रही है, उसको दबाया जा सके, उसको इग्नोर किया जा सके। लेकिन जिस तरह से वहां पर मानवाधिकार संगठन ये अब आवाज उठा रहे हैं, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि न केवल अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर बल्कि नेतन्याहू घरेलू मोर्चों पर भी बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नेतन्याहू घरेलू मोर्चे पर भी बुरी तरह घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा हमने बताया समीर जी की वहां से उनका निजी हवाई जहाज जो है जिस पर चलते हैं वो भी वहां से हटा दिया गया है, और नेतन्याहू कहीं बंकर में कहीं छुपे हुए हैं, ये खबर आ रही है। और वहीं बंकर में ही वो अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लेकिन अब ये बैठक
के काम आने वाली लग नहीं रहा है कि चूंकि ईरान को इसको इजराइल को ये क्योंकि वो तो कहा जा रहा है कि वो तो बंकर में सुरक्षित है, लेकिन हमले लगातार जो बड़े शहरों में हो रहे हैं, पोर्ट पर हो रहे हैं, उससे आम नागरिकों की जान जा रही है। आम नागरिकों की जान जा रही है। और जो ईरान की सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप बंकरों में भी बच नहीं पाएंगे, आप इजराइल खाली कर दीजिए जी। ये कहा कि यानी बंकर भी निशाना बनेंगे, बंकरों में आप नहीं बच पाएंगे, मिसाइल जो है वो बंकरों को भी छेद देंगी, ये एक तरीके से उन्होंने कहा। और जो तमाम वीडियो सब वायरल हो रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, तो उसमें देखा जा रहा है कि लोग किस तरीके से बदहवास होकर इजराइल में जो है बंकरों में भागे जा रहे हैं। इधर इजराइल का ही एक चैनल है समीर जी, चैनल 14, और उसने इजराइल की आपातकालीन सेना के हवाले से बताया है कि हाइफा शहर में कम से कम 87 घायल लोग जो हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। और हमले के कारण जो है कई बच्चे भी उसमें घायल हुए हैं, ये उसका कहना है अपना। और ये बताया गया है कि कई स्थानों पर बचाव अभियान चल रहा है। अब ये बचाव अभियान चल रहा है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि ये हमले और बढ़ेंगे और लड़ाई की शुरुआत जो वो इजराइल ने की है, जब तक इजराइल अपना एग्रेशन खत्म नहीं करेगा तब तक ईरान की तरफ से ये हमले जारी रहेंगे। और निर्दोष ईरानी नागरिकों की जो जान ली है इजराइल ने, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ईरान के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है और वहां के सेना के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है। तो ये बहुत स्थिति बिल्कुल बिगड़ती जा रही है और ईरान और इस्राइल के बीच ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये अलग बात है कि इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू किस तरीके से घरेलू मोर्चे पर भी घिरे हुए हैं। तमाम मानवाधिकार संगठनों के अलावा वहां आम लोग भी उनके खिलाफ एक तरीके से विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि उसका जो लड़ाई का नुकसान हो रहा है वो आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। लोग बंकरों में छिपे हैं, अपने घरों में छिपे हुए हैं और आसमान के ऊपर बिल्कुल धुंध छाई हुई है। लगातार वहां पर मिसाइलों से हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि इसका पूरा नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वहां के आम लोगों को। और ईरान जिस तरीके से अब धमकी दे रहा है कि इजराइल को खाली कर दो और वहां से भी चले जाओ, क्योंकि पूरे इजराइल में कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं बचेगी, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब ये युद्ध फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और उधर अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेशकश की जा रही है युद्ध विराम की, लेकिन उस पेशकश को किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। ना ही ईरान के देने का मतलब ही नहीं है, इसराइल ने भी उसको कोई तवज्जो नहीं दी है। अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हौथी विद्रोही जो हैं उन्होंने भी इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। अभी 2 मिनट पहले की ये खबर आई है और उसके इस मिसाइल हमले के कारण बीर शेबा और उसके आसपास के इलाके में जो है हमारे सायरन बज रहे हैं। और ये मिसाइल जो है यमन से दागी गई और इजरायली सेना का कहना है कि वो इन हमलों को, इन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हौथी की तरफ से भी ये मिसाइल अब दागी गई हैं। यानी इजराइल ने जो कई मोर्चे खोल दिए हैं उन मोर्चों पर इजराइल खुद बुरी तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये है समीर जी, बिल्कुल तमाम मोर्चों पर घिरता नजर आ रहा है और दूसरी ओर अपने घरेलू मोर्चे पर भी बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की 2 दिन की यात्रा के बाद अब आज पहुंचेंगे कनाडा। G7 की बैठक में वहां हिस्सा लेंगे। भारत उसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत वहां पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जाता रहा है। इस बार नहीं बुलाया गया था, भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद वहां पर आमंत्रण आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर कुछ अलगाववादी सिख संगठनों की तरफ से उनकी यात्रा का विरोध भी किया जा रहा है। कनाडा में वहां की संसद में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने का विरोध किया गया और पूछा गया सरकार से कि आखिर क्यों बुलाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने कहा कि जो खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर, महत्वपूर्ण जो द्विपक्षीय संबंध हैं, जो समझौते हैं, उन पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए उनको बुलाया गया है। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण यात्रा है अमलेंदु जी प्रधानमंत्री की ये कनाडा की यात्रा G7 की बैठक में जो जा रहे हैं। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण यात्रा है। और समीर जी, और अडानी को लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस के जो महासचिव हैं संचार जयराम रमेश जी, उन्होंने आज बड़े सवाल उठाए हैं। और उन्होंने मतलब जो कहा है वो एक तरीके से अडानी के मसले पर, उनकी साइप्रस यात्रा जो है वो किस तरीके से सवालों के घेरे में है। क्योंकि बताया जाता है कि राष्ट्रीय सेठ जो हैं उनके कई लोगों के जो नागरिकता कार्ड हैं वो साइप्रस के हैं जी, ये बताया जाता है। और साइप्रस के अभी बीच में ये खबरें आई थी समीर जी कि
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें चली कि ईरान ने साइप्रस से कहा है कि इजराइल के साथ बैठ के फैसला करा दिया जाए, बातचीत करा दी जाए, जिसका ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमने किसी से कुछ नहीं कहा है और ना हमें इसकी कोई आवश्यकता है, हम इजराइल को साफ तौर पर जवाब देंगे। अब ये खबरें चली कहां से? अब ये है क्योंकि जैसे ही हाइफा एयरपोर्ट पर हमला हुआ ईरान का, उसके बाद ये खबरें चलने लगी सब ईरान ने साइप्रस से कहा है कि आप जाइए। और उसके बाद खबर आती है समीर जी कि प्रधानमंत्री अचानक जो है वो जा रहे हैं साइप्रस भी। पहले से तो हमें तो जानकारी नहीं, पहले से कार्यक्रम तय था कि नहीं था। उन्होंने बताया कि 2 दिन की यात्रा प्रधानमंत्री साइप्रस जा रहे हैं। अब इसको लेकर जो ट्वीट किया है जयराम रमेश ने वो बड़ा महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं जयराम रमेश ने। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री इस समय साइप्रस में है और वहां से कनाडा जाएंगे। जाहिर है वे हमें ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि ये महज संयोग है कि मोडानी घोटाले से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति साइप्रस का नागरिक है। रिपोर्टों के मुताबिक साइप्रस स्थित फंड न्यू लियनिया अडानी समूह की कंपनियों में करीब $420 मिलियन का निवेश किया है। इस फंड के अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर यानी जो वास्तविक लाभार्थी हैं अमीकॉर्प नामक एक संस्था से जुड़े हैं। ये अमीकॉर्प कम से कम 7 अडानी प्रमोटर इकाइयों की स्थापना में शामिल रही है। इसके अलावा इसका नाम विनोद अडानी से जुड़ी 17 ऑफशोर शेल कंपनियों से भी जोड़ा गया है। अमीकॉर्प का नाम उन 3 मॉरिशस स्थित ऑफशोर निवेशकों से भी जुड़ा है जिन्होंने अडानी समूह के शेयरों में निवेश किया है। ये सभी लेन देन वर्तमान में सेबी की जांच के दायरे में है, लेकिन ये जांच इसलिए बाधित हो रही है क्योंकि साइप्रस जैसे टैक्स हेवन देश वित्तीय लेन देन की जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से उस स्तर का दबाव भी नहीं डाला जा रहा है जिसकी ज़रूरत है। ये पूरा वही नेटवर्क है अमलेंदु जी जिसमें जो सेबी की चेयरपर्सन भी उसमें घिरी हुई नजर आई थी, हालांकि उनको बाद में क्लीन चिट दे दी गई। और पूरा का पूरा अडानी का व्यापार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं करते हैं, ये जो आरोप था उसको ही आरोपों को पुष्ट करता हुआ ये एक नया आरोप है क्योंकि साइप्रस की यात्रा पहले से निर्धारित नहीं थी, ये अचानक तय हुई। हाँ, अचानक तय हुई। और दूसरा समीर जी, साइप्रस जो है वो टैक्स हेवन वाले देशों में माना जाता है। और यहाँ जयराम रमेश ने आखिर में एक और बात कही है समीर जी, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1950 में इसका जो स्वतंत्रता संग्राम चला साइप्रस का, उसको पंडित नेहरू ने समर्थन दिया था। उसके बाद ये जो था वो मतलब स्वतंत्र हुआ और तुर्की जो था वो उसने इसके क्षेत्रों पे हमला किया हुआ। तो जयराम रमेश ने आखिर में ये भी याद दिलाया है कि भारत के 3 विशिष्ट सैन्य अधिकारियों लेफ्टिनेंट जनरल PS ज्ञानी, महान जनरल KS थिमैया और लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद ने 1964 से 1974 तक संयुक्त राष्ट्र साइप्रस बल का नेतृत्व किया। हाल ही में 2 विद्वानों ने यूनिफिक CYP पर एक उत्कृष्ट लेख लिखा है जो साइप्रस गणराज्य के गठन में भारत की अहम भूमिका को उजागर करता है। मुझे संदेह है कि मोदी जी के सलाहकारों को इस इतिहास की जानकारी भी होगी। आज की भू राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में यह याद रखना जरूरी है कि 1950 के दशक में भारत द्वारा साइप्रस की स्वतंत्रता के लिए किया गया समर्थन तुर्की के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में खटास पैदा की थी। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर साइप्रस सिर्फ राष्ट्रीय सेठ की वजह से जा रहे हैं तो तुर्की से आपके संबंध और खराब होंगे जो पहले ही खराब हो चुके हैं। जी तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ राष्ट्रीय सेठ के हितों के लिए भारत को ऐसे दुष्चक्र में फंसा देंगे जहां हमारा कोई दोस्त ही नहीं और सारी दुनिया दुश्मन ही दुश्मन होगी? बिल्कुल। और तुर्की और साइप्रस की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, 13-14 लाख की आबादी है वहां पर। और साइप्रस की जी हाँ, अहमदाबाद शहर जितना उसका क्षेत्रफल है। जी हाँ बिल्कुल। और तुर्की के साथ संबंध, हालांकि जो प्रधानमंत्री के तमाम समर्थक लोग हैं सोशल मीडिया पर जो उनके किसी भी काम की एक उसकी प्रशंसा में बातें लिखने लगते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि ये तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान का अभी साथ दिया भारत और पाकिस्तान के बीच, जब वहाँ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान में जो कैंप चल रहे थे, उसमें तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया। तो अब तुर्की को आंख दिखाने के लिए प्रधानमंत्री, ये उनकी अपनी नई रणनीति है जिसके तहत साइप्रस जा रहे हैं। और ये अगर वास्तव में रणनीति है तो फिर ये वही फॉरेन पॉलिसी है, वही डिप्लोमेटिक पॉलिसी है जो नज़र आ रही है कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ दिखाई नहीं पड़ी। और समीर जी, स्पीच जो है जो ईरान की विदेश मंत्रालय है, ये उसके प्रवक्ता हैं इस्माइल बाघई, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि उनकी वो पर्शियन में होगी तो हम सीधा नहीं बता सकते, लेकिन उसके जो
क्या कहा है उन्होंने, वो हम अपने दर्शकों को अवश्य बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस और कनाडा की यात्रा को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। साइप्रस की 2 दिन की यात्रा थी और आज वो समाप्त हो रही है और आज कनाडा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर की निगाहें उस पर लगी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद होंगे। और जिस तरीके से बार बार वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने ट्रेड रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम कराया है, भारत की ओर से उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप का जब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो क्या एक बार फिर वो अपने उस बयान को दोहराएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा भी कनाडा ने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को शर्तों के आधार पर इनविटेशन भेजा है उसकी भी बहुत चर्चा हो रही है। और कनाडा में कुछ अलगाववादी सिख संगठनों की ओर से नरेंद्र मोदी की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो बेहद चुनौतीपूर्ण यात्रा है ये, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हो रही है G7 की बैठक में। सबकी निगाहें रहेंगी कि क्या होता है, खासतौर पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी क्या बातचीत होती है। हाँ बिल्कुल, ट्रंप साहब क्या कहते हैं और प्रधानमंत्री के सामने भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी। कि देखो यहाँ मोदी जी बैठे हुए हैं और मैंने जो है भारत का जो था पाकिस्तान का सीज फायर करवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, और उस पर प्रधानमंत्री क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखने वाली चीज होगी। तो कनाडा की यात्रा जो है प्रधानमंत्री की वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होगी। और वहाँ जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कनाडा में, ये काफ़ी चिंताजनक है समीर जी। वो चिंताजनक इसलिए कि नरेंद्र मोदी अगर वहाँ गए हैं तो नरेंद्र मोदी की हैसियत से नहीं गए हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से गए हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये कनाडा को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ जो है अगर उसकी धरती पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये अक्षम्य है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन वहाँ भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ है। तो ये भारत इसको गंभीरता से लेगा और ये जो किसी भी तरीके से मतलब अक्षम्य नहीं। जी बिल्कुल, ये इसको लेकर वहाँ पर जिस तरह से दोनों देशों के बीच संबंध पिछले दिनों खराब हुए हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा कनाडा के साथ संबंधों को और बेहतर बनाएगी, लेकिन जिस तरीके से कनाडा में वहाँ की संसद में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर विरोध हुआ, बातें हुई और उसके जवाब में वहाँ की सरकार ने जो कहा है कि कुछ शर्तों के आधार पर इनविटेशन दिया गया है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और वहाँ पर जब ये अगर बातें होंगी आपसी बातचीत में तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या उस पर प्रतिक्रिया होगी। जी अमलेंदु जी, कुछ आप और खबर बताना चाहते हैं? हाँ, यही था कि इजराइल ने जो हूती विद्रोहियों के जो सैन्य प्रमुख हैं मोहम्मद अब्द अल करीम अल घमारी, उन पर हवाई हमला किया था शनिवार की रात को। उसके जवाब में अब जो है हूती विद्रोहियों ने इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले किए। तो यानी इजराइल जो है वो कई मोर्चे खोलता जा रहा है खुद ही। और एक तरह से कहा जाए कि नेतन्याहू अपने को बचाने के चक्कर में इजराइल की बुरी गत कराने पर तुल गए हैं, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर इजराइल में भी अब विरोध की आवाजें काफी मुखर होने लगी हैं और लोग सवाल उठाने लगे हैं बेन्यामिन नेतन्याहू के इस नेतृत्व पर। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल वो ख़त्म होने के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। रहेंगी इन सारी चीज़ों पर हमारी निगाहें।